नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। कुछ और एक दो टॉपिक्स महत्वपूर्ण रह गए हैं जो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 7 सितंबर को जो RML का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वो एक स्टेज में है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने डिटेल वीडियो पहले भी अपलोड की थी और उसको आप देखें। उसमें पूरे स्ट्रेटेजी साथ में कितने स्टेजेस में वो हो रहा है आपको बताया गया है। मेनली वो बच्चों 2 स्टेज में है। पहली स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप दूसरी स्टेज को दे पाएंगे। और इसी के लिए हम रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। प्रीवियस हमने मैथ्स की क्लास भी ली है। आप इन दोनों को जरूर देखें, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपके काफ़ी क्वेश्चंस को सही कराने वाली है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका पार्ट 2 रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम। और आज का जो टॉपिक है अपना बच्चों, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों से जो क्वेश्चन दिया गया है उसको रिलेट करना है। सीधा सा बात यह है कि हमें कॉमन सेंस यूज करना है, रिलेट करना है एक दूसरे की चीज़ों को कि ये किस तरीके से एक दूसरे में इन्वॉल्व होती हैं। तो क्वेश्चन से इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है बच्चों पहला, विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मिनट, डे एंड मंथ। देखिए, इसमें हमको ये सोचना है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है या इससे अलग है ना। तो हम देखें अगर हम बात करें, अगर ईयर दिया होता तो हम जानते हैं ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और अगर हम बात करें 1 मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं? 31 या 30 डेज होते हैं। फैब को छोड़ के, फैब के अंदर कितने होते हैं? 28 या 29 डेज होते हैं लीप ईयर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम बात करें, अगर 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होती हैं। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 सेकंड्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेज, मिनट और जो मंथ है उसको हम किस तरीके से कोलेट कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि सबसे बड़ा इनमें क्या है, सबसे बड़ा मान लेते हैं कि ये मंथ है। ठीक है, तो डे किसके अंदर होते हैं? मंथ के अंदर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसका एक ये वाला जो डायग्राम बनाया है, अंदर वाला सर्किल, हम इसको अगर डिनोट करें कि ये डेज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मंथ हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि बहुत सारे डेज मिलकर ही मंथ बना रहे हैं। और डेज को कौन बनाता है? डेज को या तो आवर्स बनाते हैं, आवर्स नहीं दे रखे तो मिनट्स बनाते हैं। इसका मतलब कि सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी इसकी? मिनट हो जाएगी। है सब एक दूसरे रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी मिनट्स मिलकर डेज बना देंगी, डेज बहुत सारे मिलकर क्या बना देंगी? मंथ बना देंगे। क्या ऐसा डायग्राम कोई ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और समझने का प्रयास करें इसको, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है जो कार, वुड एंड माउस, मतलब कार, लकड़ी, चूहा। कार क्या किसी भी प्रकार से लकड़ी या वुड से संबंधित है क्या? नहीं, कार और लकड़ी का कोई संबंध नहीं है। क्या लकड़ी से कोई कार बनती है जो हम ड्राइव करते हैं वो वाली? नहीं। और ये जो दिया गया है तीसरा, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये एक तरीके का एनिमल है, तो ये इनसे बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों चीजें क्या है? अलग है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? जी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट लें, बर्ड, बैट एंड पैरट। पक्षी, चमगादड़ और तोता। देखो बच्चों, पक्षी जो है, बर्ड जो है वो उड़ता है, तोता जो है वो उड़ता है। हम अगर ऐसा देखें कि जो बर्ड है, मान लीजिए ये बर्ड है, ये बहुत सारे बर्ड हैं। ठीक है, इन बर्ड में हम किसी को भी ले सकते हैं। इसमें हम क्रो को ले सकते हैं, इसको हम पैरट को ले सकते हैं, इसमें हम पीजन को ले सकते हैं, इसमें हम पिकॉक को ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पक्षी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा सर्किल पक्षी को, बर्ड को डिनोट करता है, तो जो पैरट है वो कहाँ, किसको, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे पक्षी हैं, तो पैरट भी तो पक्षी है, मतलब कि तोता पक्षी है। ठीक है, लेकिन तीसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा बैट, चमगादड़। चमगादड़ जो है वो भले ही उड़ता है, लेकिन ये कहना क्या सही होगा कि सारी चीज उड़ने वाली बर्ड होती हैं, पक्षी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चमगादड़ जो है वो एनिमल क्लासिफिकेशन के एक क्लास में आता है, जिसको बोलते हैं मेमल्स। क्या बोलते हैं? मेमल्स। ठीक है, स्तनधारी जीव इनको बोलते हैं, स्तनधारी जीव। जैसे कि हम ह्यूमन, जो अपने बच्चों को
ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको हम मेमल्स कहते हैं। चमगादड़ उसमें आता है। भले ये उड़ता है लेकिन ये पक्षी नहीं है, ये बिल्कुल इससे अलग कैटेगरी है, तो हम इसको कहाँ रख देंगे, अलग रख देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिमाग नहीं लगाना है, आपस की चीजों से कोरिलेट करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? जी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पुरुष, पिता और एडवोकेट, मेल, फादर और एडवोकेट। देखिए, जितने भी पिता हैं, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि जितने भी फादर हैं, अरे फादर सारे के सारे मेल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या फादर फीमेल हो सकती है क्या? नहीं, फीमेल को तो हम माता बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो क्या समझेंगे, अगर सारे के सारे मेल ये हैं, तो सारे के सारे मेल जो हैं वो क्या होंगे? फादर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? मतलब इस डायग्राम का क्या मतलब हो गया है कि सारे फादर जो हैं, सारे फादर जो हैं वो क्या है बच्चों? वो है मेल। अरे क्या है वो? मेल। तीसरा दिया गया एडवोकेट। क्या सारे फादर एडवोकेट होते हैं? क्या सभी के पिताजी एडवोकेट हैं? नहीं, किसी के पिताजी पुलिस में हो सकते हैं, किसी के पिताजी बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी के पिताजी रेलवे कर्मचारी हो सकते हैं, किसी के पिताजी नर्सिंग ऑफिसर हो सकते हैं, किसी के पिताजी डॉक्टर हो सकते हैं। तो क्या वो सभी एडवोकेट होते हैं? नहीं। तो क्या सारे मेल एडवोकेट होते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं जैसा कि मैंने बताया, जैसे पिताजी सारे के एडवोकेट नहीं हो सकते, उस प्रकार मेल भी एडवोकेट नहीं हो सकते हैं। मेल क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर हो सकते हैं, रेलवे कर्मचारी हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ मेल एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ फादर एडवोकेट हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाए, इसका मतलब ये कुछ तो फादर क्या है? एडवोकेट है, और कुछ मेल जो है वो एडवोकेट है। क्या ऐसा ऑप्शन कोई नजर आ रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज काम आने वाला है। सिक्किम जो है, सिक्किम जो है वो एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। इसकी कैपिटल क्या होती है बच्चों? इसकी कैपिटल होती है गंगटोक। क्या होती है? गंगटोक। ऐसे ही मणिपुर जो है, ऐसे ही मणिपुर जो है वो एक क्या है? स्टेट। अरे क्या है? स्टेट। ठीक। और इसकी कैपिटल क्या होती है? इम्फाल। क्या होती है? इम्फाल। तो हम कह सकते हैं कि अगर मणिपुर ये है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? के अंदर। अरे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है और इसकी कैपिटल लखनऊ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ा ना चले जाएगी। लखनऊ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ही है ना। उसी प्रकार मणिपुर के अंदर ही इम्फाल आ जाएगी। लेकिन सिक्किम क्या है? सिक्किम एक अलग स्टेट है। तो अलग स्टेट का मतलब इस तरीके का कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। समझ में आ गई ये बात आपको? चलिए, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है वेन डायग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमें आपस की आसपास की चीजों को कोरिलेट करना है, कॉमन सेंस को यूज करना है, और हमको डायग्राम में देखना है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। अगर वो पूरी तरीके से रिलेटेड है तो एक दूसरे के अंदर आएंगे, अगर आधे अधूरे अगर रिलेटेड है तो एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? चलिए, नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक एनालॉजी। देखिए, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी होता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा कर देख लें, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का हो, चाहे वो एसएससी या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालॉजी से। एनालॉजी में वो नंबर रिलेटेड पूछ सकता है, वो अल्फाबेट रिलेटेड पूछ सकता है, वो वर्ड्स रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। और इसमें जो इसका मीनिंग होता है हिंदी, उसका मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है जो समानता। क्या होता है? समानता। हम इसमें ये चीज देखेंगे कि एक पोर्शन जो हमको दिया गया है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, उसमें क्या चीज दी गई है, और उसी चीज को हम दूसरी जो पूछी गई है उसमें उसको क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन को देखें हम, तो इसमें दिया गया है 4:16। इनमें क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 आ जाएगा। अरे 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है। तो क्या यही चीज हम पूछी गई चीज में करें? तो इसका मतलब 6 इंटू 6 कर दें तो कितना आ जाएगा? 36। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर। सेम चीज हम दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए, 15:2:5। अब 15 का अगर स्क्वायर को देखें तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 2:5। मतलब हम सही कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर ही किया गया है इसमें। तो 17 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। कितना आ जाएगा? 289। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए, इसमें थोड़ा सा देखिए कि 13:170 है,
अच्छा चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं पहले। 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा, लेकिन दिया क्या गया है 170। अरे कितना दिया गया है 170, तो इसमें प्लस +1 करके देखें तो ये हो जाएगा 170। तो इसी चीज को हम किस में अप्लाई करके देखें, जो हमसे पूछी गई है, जो हमसे पूछी गई है। 8 इंटू 8 कितना आएगा 64, लेकिन हमने कितना ऐड किया था इसमें +1, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 65। समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 8:5:1:2। देखिए 8 का रेशो दिया गया है 512। 512 कैसे आएगा सर, हम इसमें स्क्वायर करके देख ले शायद आ जाए। ठीक है स्क्वायर करके देख लेते हैं। 8 इंटू 8 तो 64 होता है, तो क्या 5 आया क्या? नहीं। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, 8 का क्यूब कर लेते हैं, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा ये। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा 512। हाँ इसका मतलब ये है कि इसमें क्यूब का यूज किया गया है, और क्यूब का यूज किया गया है तो हम 9 का भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 9 इंटू 9 होगा 81 इंटू 9 करेंगे अगेन, तो ये क्या आ जाएगा अरे क्या आ जाएगा 729। क्या ऑप्शन में है 729? यस, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें 6 14 30। हमको ये कहा गया है कि ये वाला जो पैटर्न है ये इनमें से कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, इनमें से कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें इसमें पहले तो रिलेशन है क्या 6 14 एंड 30। हम 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, इसमें +2 कर दें तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 आ जाएगा, और इसमें 2 ऐड कर दें तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी को हम इसे फॉलो करके देख लेते हैं। तो 4 इंटू 2 8 + 2 कितना आएगा 10, लेकिन क्या दिया गया है इसमें 14, तो इसका मतलब ये नहीं। देख सेकंड में देखें 7 इंटू 2 + 2 कितना आया 16। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 + 2 कितना आएगा 34, लेकिन इधर कितना दिया गया है 22, इसका मतलब ये भी नहीं। इसमें देखें 6 इंटू 2 + 2 करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन इधर कितना दिया गया 12, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें देखें तो 5 इंटू 2 10 + 2 12। हाँ यहाँ तक ठीक है। इसको देखें तो 12 इंटू 2 24 + 2 कितना आ जाएगा 26। हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ये इसको चीज को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बच्चों। देखिए ये नंबर्स पे एनालॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट्स पे। जब भी अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको आप और उनमें काउंटिंग कर लें कि कौन से नंबर का है, तो हमको कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसमें नंबर लिखने की आवश्यकता लग नहीं रही है। देखो क्या ABCD पूरा ऑर्डर दिया गया है, पूरा ऑर्डर गया है। उसी प्रकार WX सॉरी ये इसमें इसका आंसर बच्चों यहाँ लिखा रह गया है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा, है ना। तो WX और X के बाद क्या आता है Y एंड Z, क्या आता है Y एंड Z, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स जो हैं वो लिख लेने हैं। तो हम लिख लेते हैं ABCDEFGHI। आप भी अपने नोटबुक में लिखें बच्चों इनको। TUVWXY एंड Z। ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। देखिए अब हम पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या है। देखिए ये A to B, ठीक है, जस्ट +1 ऐड किया, या और इसमें थोड़े से तरीके देख लेते हैं। देखिए इनका देख लेते हैं कि इनका नंबर क्या है। इसका नंबर है सर 1, ये आता है 6 पे, K आता है 11 पे और P आता है 16 पे। ठीक, इसमें देखें ये आता है 2 पे, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे और ये आता है 17 पे। तो किया क्या है इसमें 1 से 2 की तरफ गए +1 हुआ, 6 to 7 +1 हुआ, 11 to 12 +1 हुआ, 16 to 17 +1 हुआ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे +1 कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितना है इनका। ये होता है 3 पे, ये होता है 8 पे, M होता है 13 पे और R होता है किस पे 18 पे। तो 3 के बाद आएगा 4 मतलब पहला कैपिटल लेटर आएगा D। तो D देखिए बच्चों सब में D है,
जिसका मतलब हमें दूसरा भी ट्राई करना पड़ेगा। देखिए इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और जहां भी लेटर ए की मिल जाएगा वहीं स्टॉप कर देंगे, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले डी सब में है तो हमें अब दूसरा ऑप्शन भी देखने की जरूरत है। 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 पे कौन सा आता है आई। तो आई देखिए इसमें आई है क्या, नहीं इसमें है क्या, नहीं, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही आई है, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसी तरीके से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि सबसे पहले पेपर में रफ के अंदर इसके अल्फ़ाबेट के ऑर्डर और इनके नाम लिख लेना है, इसमें डिजिट लिख लेना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत डिजिट देखिए और तुरंत उनको लिखकर और सॉल्व करिए, जिससे कि कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, F/216 एंड L रेशियो क्या आएगा। ये थोड़ा सा और इसमें क्या किया, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को मिक्स कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट और इसको कर दिया है मिक्स। तो हम देखेंगे, हमको पता है सर F जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 और इंटू 6 और कर दें, मतलब कि हम 6 का क्यूब कर दें तो आएगा 216। इसका मतलब हमें L का भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो L कौन सी डिजिट है, 12 नंबर की। अरे L कौन से पे आता है, देखिए L कौन से पे आता है, L आता है 12 नंबर पे। अरे कौन से पे आता है, 12 नंबर पे। तो हम 12 का क्या कर देंगे, हम 12 का क्या कर देंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 288 और ये आ जाएगा 441। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। तो ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि एनालॉजी में जो है हमको सिर्फ रिलेशन देखना है कि पहली स्टेज में क्या दिया गया है, तो दूसरे हम उसके हिसाब से कंपेरिजन करके कर दें। आशा करता हूं कि एक छोटा सा 20 मिनट का वीडियो आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेरा प्रीवियस जो 35 मिनट का लेक्चर था और 20 का ये हो गया, लगभग 1 घंटे के अंदर आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं बच्चों। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको पेन पेपर पे लेके बैठिए, सिर्फ 1 घंटा इस लेक्चर को आप दे दीजिए। मैं कहता हूं कि आप मैक्स टू मैक्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इससे कवर कर पाएंगे। और 7 सितंबर की RML के एग्जाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, सबा खैर।